तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे। लगातार हम लोग पढ़ रहे थे क्या, क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर पहला, जिसको हम लोग बोल के आ रहे थे सर विलियन या सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, और ये जो लेक्चर है ऑलरेडी हम लोग इसका टोटल 8 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो प्लीज बैक जाओ और हमारे प्रीवियस पीछे 8 लेक्चर पढ़े हुए हैं, बिल्कुल हिंदी मीडियम में, विलियन चैप्टर का, उसे जाकर के देख लो। बात समझ रहे हो। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो भी तुम लेक्चर मेरे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका प्रॉपर क्लास नोट्स हैंड रिटेन बनाते जाओ मेरे साथ साथ। समझ रहे हो। और जो भी क्लास नोट्स बनाते हो उसे कलरफुल पेन से बनाओ, यानी ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, एकदम कलरफुल नोट्स होना चाहिए, एकदम ब्यूटीफुल, सुंदर, जो मन को तुम्हारा मोह ले। क्योंकि देखो, पढ़ने में तभी मजा आएगा जब तुम्हारे पास अच्छा मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल बढ़िया होगा। और ये स्टडी मटेरियल अगर तुम अपने हाथों से लिख के बनाओगे ना नोट्स, तो वही चीज तुम्हें पढ़ने के लिए आकर्षित करेगा, तुम्हें पढ़ने के लिए एकदम अंदर से ऊर्जा भर देगा। समझ रहे हो। पहला काम है क्लास नोट्स। दूसरा काम क्या है सर, एनसीईआरटी बुक, जो मैं सभी बच्चों को कहता हूं कि इसको लेकर के सभी अपने पास बैठो। इसका दो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम 1, एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया हुआ है, और वॉल्यूम 2 जो है कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया हुआ है ना। तो इन सभी बातों का ख्याल रखो और मेरे साथ पढ़ो। आज ये चैप्टर हम समाप्त करने वाले हैं और ये अंतिम लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है। तो चलो, आज के क्लास में कौन कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे सर। देखो, आज के क्लास में बेटा हमारे पास दो महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। एक है असामान्य मूलर द्रव्यमान। क्या है नाम, असामान्य। एक होता है सामान्य, एक होता है असामान्य। ठीक है। तो पहला पॉइंट बेटा यही पढ़ना है, असामान्य मूलर द्रव्यमान। और इसी बात को समझने के लिए बढ़िया तरीके से एक वर्ड आया है, वन ऑफ गुणांक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वन ऑफ फैक्टर। तो ये दोनों बातों पे गौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। जैसे कि मैं प्रत्येक क्लास में आपके साथ कुछ बताता हूं कि जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं उससे पहले मैं प्रीवियस क्लास का एक बार रिकैप करता हूं, है ना। तो आज भी मिस नहीं करेंगे हम लोग, और वही काम पहले करेंगे, बाद में ये दोनों टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो, रिकैप में हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि किन्हीं बच्चों का दिमाग, कहीं किन्हीं बच्चों का मन जो होता है पढ़ने के दौरान यहाँ वहां भटक जाता है। तो हमारा काम होता है कि उन भटके हुए मन को अपने मोबाइल फोन, आपके स्क्रीन या आपके लैपटॉप के सामने लाना, है ना। तो चलो, थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस को हम याद करते हैं। क्या है सर, देखो, सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था क्लास तो हमने बताया था आपको कि विलियन क्या होता है। उसके बाद हमने आपको विलियन का प्रकार समझा दिया था। ठीक है। मेन मेन पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं लिखेंगे, छोटे छोटा पॉइंट को। उसके बाद हमने आपको सांद्रता के विषय में समझाया था। ठीक है। सांद्रता के बाद ठीक है, सांद्रता के बाद हमने आपको समझाया था क्या, अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म में 4 तरह का प्रॉपर्टीज के बारे में हमने चर्चा किया था। आपेक्षिक दाब का अवनमन, ठीक है, एक क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, हिमांक का अवनमन, और एक परासरण दाब। ठीक है। ओस्मोटिक प्रेशर, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, अल्प प्रसारी, अति प्रसारी और समपरासरी विलयन के बारे में चर्चा किया। मतलब काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस चैप्टर का, जो मेन मेन जितना भी चीज है 90% टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया है अभी तक 8 लेक्चर। तो पीछे का लेक्चर देखना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रीवियस क्लासेस का बात है, एक बार अपने कॉपी में नोट्स में जाकर के देखो। ठीक है, आपको समझ में चीजें आ जाएगी। ठीक है। चलो,
तो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले असामान्य मूलर द्रव्यमान क्या होता है। असामान्य असामान्य मूलर द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, यही पॉइंट है। अब समझो असामान्य क्या है। असामान्य वर्ड को समझने से पहले समझो सामान्य वर्ड क्या होता है सर। समझ रहे हो, असामान्य को समझने से पहले सामान्य क्या होता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चलता होगा सर सर असामान्य सामान्य। देखो असामान्य को बोलते हैं क्या, नॉर्मल, और असामान्य को बोलते हैं एबनॉर्मल। क्योंकि ये बात अगर ये दोनों पॉइंट अगर तुम अच्छे से समझ गए तो आगे का जितना भी टॉपिक है तुम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। देखो होता क्या है, ये वर्ड कब आया, क्यों आया, कैसे आया, इसको समझो। देखो हम ये चैप्टर पढ़ रहे, चैप्टर का नाम क्या सर, विलयन। विलयन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, विलयन बनाने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए सर विलायक, और विलायक में मिलाना होगा विलय। और जब दोनों मिलेगा तो बन जाएगा विलयन। बात तो बस यही है, कुछ तो बात एक्स्ट्रा है नहीं, है ना। तो विलायक जो होता है वो हमेशा लिक्विड सब्सटेंस होता है। मान लो कि ये वाटर है या पानी है, तुमको जो मानना है मानो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, विलय पदार्थ को तुम मिलाए हो। अब ये विलय पदार्थ के पास दो तरह की घटना घटेगी। क्या, मान लो कि ये विलय पदार्थ ए बी नाम का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक्स है, वाटर, ठीक है। अब ये विलयन जब तैयार हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, तो ये क्या हुआ कि जो ए और एक्स था, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई बन गया, ए एक्स और बी एक्स बन गया, दो अलग अलग बन गया। समझ रहे, एक पॉसिबिलिटी ये हो रहा है। दूसरा क्या कि ए बी एक्स बन गया। अब तुम्हारा दिमाग में चक्कर आ रहा है क्या कि सर आप एक बार बता रहे हैं कि ए एक्स और बी एक्स हो रहा है, मतलब दो अलग अलग पार्टिकल, मतलब ए बी टूट गया एक बार और एक बार ये टूटा नहीं। जब ये पार्टिकल टूट रहा है यानी कि इसका हो गया क्या, वियोजन। इसका क्या हो गया सर, वियोजन। टूटना का मतलब क्या होता है सर, वियोजित हो जाना, यही ना होगा। वियोजन, ठीक है। और ए बी एक्स का मतलब क्या होता है सर, संयोजन। क्लियर है, एक है वियोजन, एक है संयोजन। वियोजन का मतलब है टूट के दो अलग अलग पार्टिकल का निर्माण करना, और संयोजन का मतलब होता है एक ही पार्टिकल में मिल जाना। देखो अगर ये टूटेगा तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। अरे नया चीज बना है तो हो सकता है इसका वेट बढ़ेगा। इसको अब ऐसे समझो, वियोजन संयोजन समझ में आया। दूसरा बात समझो, अगर ये मिलाने से पहले ये दोनों का वेट 100 ग्राम था, अगर ये टूट गया और इसका वेट बढ़ करके तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या सर, देखो तीन पॉसिबिलिटी, या तो 105 ग्राम वेट हो गया, अगर दोनों मिल गया तो 95 हो गया, या फिर कोई तरह का चेंज नहीं हुआ तो 100 रहा। यानी कि इसका वेट अगर 100 था, अगर 100 रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नॉर्मल है विलियन के बाद भी नॉर्मल ही रहा। मतलब ये सामान्य 100 ग्राम था, विलियन के बाद भी 100 रहा, कोई तरह का चेंज नहीं, कोई लफड़ा नहीं। हाँ समझ रहे हो। लेकिन दूसरे केस में देखो, अगर ये पार्टिकल टूट के दो अलग पार्टिकल में बदल गया, ए एक्स और बी वाई, बी एक्स, तो इस केस में 100 से बढ़ के क्या हो गया सर, 105। समझ रहे हो, यानी कि मोलर द्रव्यमान बढ़ गया। दूसरा केस क्या है कि सर ये ए बी एक्स के साथ मिल करके, है ना, मिलाए दो, मिलके एक हो गया, यानी कि संयोजन हो गया, एसोसिएशन हो गया। इस केस में इसका मोलर द्रव्यमान बढ़ने के बजाय से घट गया। क्या हो गया सर, घट गया। मतलब अपने सामान्य मोलर द्रव्यमान से मोलर द्रव्यमान का बढ़ना या मोलर द्रव्यमान का घटना, अपने सामान्य वेट से उसके मोलर द्रव्यमान का बढ़ना या मोलर द्रव्यमान का घटना एक तरह से असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जिसके वजह से इसको हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कह देंगे। क्लियर माय पॉइंट, बोलो ये क्लियर है। जितनी बात बताएं सभी को क्लियर है। चलो अब जो बात हम बताएं उसी को हम डेफिनेशन के फॉर्म में
परिभाषा के रूप में लिख के रखें। क्या देखो हमने क्या लिखा है सर, हमने साफ शब्दों में लिख रखा है कि आणविक द्रव्यमान जो सामान्य मान से, आणविक द्रव्यमान जो सामान्य मान से क्या हो, कम है या अधिक होता है, या तो कम होता है या तो अधिक हो जाता है, इससे उसके सामान्य मान से, उसको असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है। और जब किसी विलयन के अंदर, जब किसी विलयन के अंदर विलय का वियोजन या संयोजन होता है, जब किसी विलयन के अंदर, विलयन के अंदर जैसे मान लो क्या, इसके अंदर नमक डालो, नमक डालने से या तो एसोसिएट हो गया या तो डिसोसिएट हो गया। एसोसिएट का मतलब होता है संयोजित होना, संयोजित हो गया, या फिर टूट करके पार्टिकल की संख्या बढ़ा दिया तो वियोजन हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी विलयन के अंदर विलय का वियोजन या संयोजन होता है तभी असामान्य मोलर द्रव्यमान देखा जाता है। जैसा कि अभी हमने फिगर में यहाँ बता रखा था पिक्चर में, क्या कि वाटर को हम एक्स माने और विलय को हम ए बी माने, यही तो कर रहे हैं। अगर ये विलय टूटा तो ए एक्स बी एक्स बनाया, दो अलग अलग, वियोजन हो रहा है जिससे इसके मोलर द्रव्यमान बढ़ रहा है। वहीं अगर ये दोनों जुड़ गया, ए बी एक्स बनाया, तो क्या बना सर, संयोजन, यानी कि इसका मोलर द्रव्यमान घट रहा है। और ये दोनों कंडीशन हुआ तभी क्या देखा गया, असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखो डिफिनेशन कितना सिंपल है, साधारण है। ठीक है। हाँ, तो इसको लिख लेना, याद कर लेना। अब आगे देखो, अब सवाल है सर, ये जो असामान्य मोलर द्रव्यमान आया ये कैसे आया। तो ये ऐसे हुआ कि जितना भी हम तो चार तरह का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाए, अनुसंख्यिक गुणधर्म पढ़ाए थे, कौन कौन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ाए पहला, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा दिए थे, तीसरा हिमांक बिंदु में अवनमन पढ़ाए, और चौथा नंबर हम पढ़ाए थे क्या, परासरण दाब। अब देखो ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यिक गुणधर्म में एक चीज कॉमन था, क्या, सब में मोलर द्रव्यमान को निकाल रहे थे एमबी। क्या निकाल रहे थे सर, मोलर द्रव्यमान एमबी। अब हुआ क्या, एक तो हम फॉर्मूला निकाल लिए, फॉर्मूला के आधार पे पेपर पेन पे उसका मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट किए, पहला जो हो गया थ्योरेटिकल मोलर द्रव्यमान। क्लियर है। दूसरा, उसी द्रव्यमान को साइंटिस्ट लोग जब लैब में किए, कहां पे सर, लैब के अंदर। ठीक है। तो लेबोरेटरी के अंदर जब किया गया, वही मोलर द्रव्यमान कई बार क्या हो रहा था, जो पेपर पे निकला और जो लेबोरेटरी के हेल्प से निकला, वो दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। बराबर था तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि सर बढ़िया है प्रूफ। लेकिन क्या हुआ, कई बार जो थ्योरेटिकल वैल्यू था और प्रैक्टिकल वैल्यू था, प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा है, थ्योरेटिकल वैल्यू कम हो गया, दिक्कत आ गया यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, थ्योरेटिकल वैल्यू वही रहा, प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा हो गया, तब भी दिक्कत है। तो ये कम ज्यादा जो प्रैक्टिकल में हो रहा था थ्योरेटिकल से, तो थ्योरेटिकल मतलब कॉपी पेन पे जो निकाला गया था वैल्यू फॉर्मूला के हेल्प से, और प्रैक्टिकल जो साइंटिस्ट लैब में कर रहे थे, तो दोनों के बीच कुछ चेंज आ रहा। तो उस चेंज को पकड़ने वाला जो पहला वैज्ञानिक था, जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, इसके बारे में बतलाया, उनका नाम था वॉन हॉफ। क्या नाम था सर, वॉन हॉफ। ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर एक सिद्धांत दिया गया, एक वैल्यू दिया गया, क्या, वॉन हॉफ गुणांक। क्या दिया गया सर, वॉन हॉफ गुणांक। अब ये वॉन हॉफ क्या है, ये एक वैज्ञानिक, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ये प्रॉब्लम, ये समस्या को ऑब्जर्व किया था कि सर थ्योरेटिकल वैल्यू अलग हो जा रहा है, प्रैक्टिकल वैल्यू अलग हो जा रहा है, तो हम इसमें कैसे कुछ चीजें हमसे मिस हो रही है, यही तो बात तो पकड़ना है, कैसे मिस हो रहा है। तो इस जो बात मिस हो रहा था ना, वो था नंबर ऑफ आयन की वजह से। आयंस कई बार एसोसिएट हो रहे थे, जुड़ जा रहे थे, कई बार टूट जा रहे थे। तो इस आयंस को समझने के लिए उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा दिया, आई, जिसका नाम था वॉन हॉफ गुणांक, वॉन हॉफ फैक्टर। ठीक है, बात समझ रहे हो। और ये कब देखने को मिला, जब विलय पदार्थ का या तो संयोजन हुआ या तो वियोजन हुआ। ठीक है। देखो,
इन्हीं बात को यहाँ पे समझाया गया है क्या, यह एक आणविक द्रव्यमान के सैद्धांतिक मान और आणविक द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मान का अनुपात है। कौन? ऑन हॉफ गुणांक। ठीक है, हॉफ गुणांक। ठीक है, बात समझ रहे हो? पूछेगा कि वॉन हॉफ गुणांक क्या है सर, तो वॉन हॉफ गुणांक जो है वो एक तरह से क्या, आणविक द्रव्यमान के सैद्धांतिक मान और आणविक द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मान, ये दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है। बात समझ रहे हो? हाँ, प्रेक्षित बोलो या प्रायोगिक बोलो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, वही हमने लिखा आई बराबर सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान, सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरी, ठीक है, और प्रेक्षित का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। बात समझ रहे? हाँ, या फिर दूसरा क्या, सामान्य मूलर द्रव्यमान बटे असामान्य मूलर द्रव्यमान। कहने का मतलब क्या है सर, देखो आई बराबर क्या लिख रहा है, सामान्य मूलर द्रव्यमान बटे क्या, असामान्य असामान्य मूलर द्रव्यमान। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, देखो सामान्य मूलर द्रव्यमान मतलब क्या, नॉर्मल मूलर मास, दूसरा क्या, एबनॉर्मल मूलर मास। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो मान कह रहा है, यदि देखो अब अगर देखो यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकता है। अगर नॉर्मल मूलर मास मान लो क्या कि 100 है, ठीक है, और प्रैक्टिकली जब किया गया तब भी 100 आया, यानी कि 100 से 100 को भागा देगा तो आई का वैल्यू 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर, केस नंबर 1, समझ रहे हो? दूसरा देखो केस 2, केस 2 क्या, यदि नॉर्मल द्रव्यमान 100 रहा, नॉर्मल हर केस में फिक्स रहेगा जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगा। अब नॉर्मल मान लो अगर ये 105 आ गया, ये ज्यादा आ गया, तो भागा दोगे तो क्या होगा वैल्यू, 1 से छोटा, 1 से क्या, 1 से छोटा आएगा। अरे बड़ा संख्या से छोटा संख्या भागा देगा, छोटा वैल्यू आएगा। वही तीसरा कंडीशन क्या है सर, केस 3, केस 3 है ये कंडीशन कि अगर ये वैल्यू 100 की जगह पे 95 आ गया, तो इस केस में आई का वैल्यू क्या आएगा सर, ग्रेटर देन, आई का वैल्यू क्या आएगा सर, ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक उनको अपोजिट लिख दिए, आई का वैल्यू 1 से बड़ा। ठीक है, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या, 1 से छोटा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये आई का 3 वैल्यू हो सकता है, एक आई बराबर 1 जब दोनों का वैल्यू सेम है, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 1 से बड़ा जब क्या एबनॉर्मल मोलर द्रव्यमान क्या है, बड़ा है, छोटा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो चलो इन बातों को समझने के लिए देखो, और आई का जो वैल्यू है वो 2-3 अलग अलग फॉर्मूला से लिखा जाता है, इसलिए घबराना। पहला फॉर्मूला क्या था सर, सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान बटे परिचित आणविक द्रव्यमान। दूसरा है क्या, सामान्य मूलर द्रव्यमान बटे असामान्य मूलर द्रव्यमान। एनसीईआरटी बुक में भी देखना ये सारे फॉर्मूला यूज किए गए हैं। ठीक है, दूसरा संयोजन या वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या। देखो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो विलय पदार्थ डालोगे वो संयोजित या वियोजित होगा, संयोजित या वियोजित होने के बाद कुल मोलों की संख्या बटे
संयोजन या वियोजन से पहले कुल मोलों की संख्या से भागा दे दोगे, तभी तुम्हारा आई का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। और ये फॉर्मूला होता है सामान्य मूल्य द्रव्यमान बटे असामान्य। ठीक है, तो अब देखो बोलता है नोट, नोट क्या, 1/2 गुणांक आई का वैल्यू क्या हो जाए, 1 के बराबर। तो अभी याद करो आई का वैल्यू 1 के बराबर था, तो क्या हुआ था कि सर सामान्य और असामान्य दोनों मूल्य और द्रव्यमान बराबर हो गया था। असामान्य मूलर द्रव्यमान बटे सामान्य मूलर द्रव्यमान। ठीक है, असामान्य मूलर द्रव्यमान बटे ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, हाँ। तो बोलता है विलय ना संयोजित होगी ना वियोजित होगी। इसका मतलब है सामान्य मूलर द्रव्यमान बटे असामान्य मूलर द्रव्यमान। यहाँ आई का वैल्यू क्या है सर, 1 के बराबर है। क्लियर है, पहला वन ऑफ फैक्टर क्लियर है। दूसरा देखो, बोलता है अब इस वन ऑफ फैक्टर का जिक्र कब होता है, जब पार्टिकल का संयोजन होता है या वियोजन होता है। अगर आई का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विलय पदार्थ है ना तो इस समय संयोजित हुआ होगा ना ही वियोजित हुआ होगा, जैसे था वैसे ही पानी में घुल गया। बात समझ रहे हो, हाँ। आगे देखो, अब क्या बोलता सर, यहाँ पे अल्फा लाया गया किस केस में, जब विघटन हुआ या संयोजन हुआ। मतलब वियोजन, विघटन को तुम वियोजन भी कह सकते हो। ठीक है, विघटन या संयोजन की डिग्री को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कितना पार्टिकल संयोजित हुआ, कितना पार्टिकल वियोजित हुआ, इस बात को हम रिप्रेजेंट अल्फा से करेंगे। किससे करेंगे सर, अल्फा की मदद से करते हैं। ठीक है, देखो इस बात को हमने लिखा है क्या कि विघटन या संयोजन की डिग्री के लिए कुल मोलों की संख्या के अनुपात में विघटित या संयोजित मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विघटन या संयोजन की डिग्री को लिए गए कुल मोलों की संख्या के अनुपात बटे विघटित या संयोजित मोल की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो वियोजन हुआ उसको ऊपर और जो टोटल है उसको नीचे। देखो अल्फा बराबर क्या है सर, संयोजित या वियोजित होने के बाद, संयोजित या वियोजित होने के बाद कुल कणों के मोलों की संख्या बटे संयोजित या वियोजित होने के पहले कुल मोलों के कणों की संख्या के बराबर। ठीक है, ये अल्फा का फॉर्मूला है। अभी अल्फा का मतलब है क्या, विघटित या संयोजित मोलों की संख्या। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। चलो पहले इसको लिखो, ये ध्यान देना, ये बात तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखो ध्यान से, और मैं जैसे जैसे भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस पे वो सारा न्यूमेरिकल कर लो। और एनसीईआरटी बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इन टेक्स्ट का, एक्सरसाइज का, ठीक है, और एग्जाम्पल का, ये सारे क्वेश्चन का मैं भी 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बेस्ट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है वियोजन की स्थिति में, वियोजन की स्थिति का मतलब क्या है, जब पार्टिकल की संख्या टूटा होगा। वियोजन का मतलब तो यही होता है। तो आई का वैल्यू क्या है सर, 1 से बड़ा होगा, आई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखो बोलता है क्या कि वियोजन की स्थिति में 1/2 गुणांक का मान, आई का वैल्यू क्या है सर, ग्रेटर देन 1, यानी कि सामान्य मूलर द्रव्यमान। ठीक है, सामान्य मूलर द्रव्यमान इज ग्रेटर देन असामान्य मूलर द्रव्यमान, या आंशिक वियोजन की स्थिति क्या है, अल्फा है। बात समझ रहे हैं, हाँ। जैसे कहने का मतलब है ये कब आया होगा, ये तब आया होगा, देखो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, सामान्य मूलर द्रव्यमान बटे क्या, असामान्य मूलर द्रव्यमान।
ए बी क्या टूट गया बना सर, ए प्लस बी माइनस, देखो वियोजन से पहले क्या लिख रहा सर, वियोजन से पहले, वियोजन से पहले क्या है सर यहाँ पे, मान लो ये 1 मोल होगा तो टूटने से पहले क्या हो, 0 0, वियोजन के बाद क्या होगा सर, वियोजन के 1 में मान लो अल्फा टूटा, ठीक है, अल्फा वियोजन की स्थिति बता रहा है, ठीक है, जो टूटा होगा वही यहां पे बना होगा अल्फा अल्फा, है ना। तो अब अल्फा बराबर क्या होता है, देखो अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है वियोजन के बाद बने हुए मूलों की संख्या, ठीक है, वियोजन के बाद के कणों की संख्या, ठीक है, कणों के मोलों की संख्या, बटे क्या, वियोजन के पहले पहले के कणों के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, ठीक है, वियोजन के बाद कणों की मोलों की संख्या क्या होगा सर, 1 - अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय क्या, 1 से 1, यार 1 का कोई मतलब नहीं होता, किसी भी एक से भागा दो तो, ठीक है, देखो ये अल्फा, देखो यहाँ पे क्या है सर, 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा अल्फा था, जोड़ दो इसको, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो सॉरी ये आई बराबर फॉर्मूला था, किस बराबर सर, आई बराबर, तो आई बराबर 1 टॉप फैक्टर बराबर क्या, 1 प्लस अल्फा, ठीक है, क्लियर माई पॉइंट, क्लियर है, हाँ, तो अगर ये वियोजित हो रहा है कोई मॉलिक्यूल ए और बी में, तब आई का वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। वहीं दूसरा केस क्या दिया सर, पहले इसको लिख लो, घबराना मत, इसको लिखो पहले, ठीक है, समझो। इसके बाद देखो दूसरा एक और तरीका है सर, क्या, अगर मॉलिक्यूल क्या है सर, ए बी ए टू बी, तो देखो ए टू बी में हमने क्या लिख रखा है सर, देखो इसके लिए हमने लिखा क्या है, ए टू बी अगर 1 मोल है, शुरुआत में जब ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वियोजन के पहले का बात कर रहा है, टूटा ही नहीं था, तो ए 0 है और बी भी क्या होगा सर, 0, बाद में वियोजन के बाद मान लो इसमें अल्फा टूटा, तो जो टूटा होगा वही तो बना होगा, यहाँ ए 2 बार बना है, यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा, तो अल्फा को आई लिखेंगे, आई बराबर क्या होता है सर, संयोजित वियोजित हुए मोलों की संख्या बटे दिए गए कुल मोलों की संख्या, तो 1 बराबर, देखो 1 बराबर क्या, 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर लिखना है कैसे लिखो, वन माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, बचा क्या, 1, ठीक है, आई बराबर क्या है, आई बराबर है 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है, ठीक है, आई बराबर क्या, 1 प्लस 2 अल्फा, क्लियर माई पॉइंट, तो ये हमारे पास है वियोजन का स्थिरांक, ठीक है। इसके जगह पे अगर कोई फॉर्मूला दे दे, फॉर्मूला मतलब क्या सर, देखो अगर हम तुमको बोले क्या कि तुम जल में K2SO4 को डाले हो, क्या डाले हो सर, K2SO4 को, और ये हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें सर, देखो ये बन रहा है 2K प्लस और SO4 पे दो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अब बोलता है यहाँ पे क्या, वियोजन से पहले, ठीक है,
कितना है 1 मोल, ठीक है। ये 0 है, ये भी 0, ठीक है। वियोजन के बाद, वियोजन के बाद वन में क्या आ जाएगा सर, अल्फा बनेगा क्या, 2 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा बराबर क्या होगा सर, आई बराबर क्या होगा, वियोजन के बाद बने हुए कुल मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसल, बचेगा कितना 1 मोल, यानी कि आई बराबर क्या होगा सर, आई बराबर होगा 1 प्लस 2 अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या, चलिए तो इन्हीं बातों को लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे, आगे क्या है सर, आगे हमारे पास है क्या, कि संयोजन की स्थिति में वन टॉप गुना, अभी हम वियोजन का बताएं, अभी वियोजन का समझ में आया, ठीक है। अब देखो संयोजन, संयोजन का मतलब क्या है, कि दो अलग अलग पार्टिकल को मिलाओगे तो एक पार्टिकल बन जाएगा, समझ रहे हो। तो वही यहाँ कहता है कि इसमें आई का वैल्यू क्या होता है सर, 1 से छोटा हो जाता है, क्यों, देखो आई 1 से छोटा होने के पीछे रीजन है क्या, कि अगर आई बराबर क्या होता है, सामान्य मूलर द्रव्यमान, ठीक है। नीचे क्या होता है सर, आ सामान्य मूलर द्रव्यमान, ठीक है, यही तो होता है। अब समझो ध्यान से बेटा, क्या, ये ऊपर वाला सामान्य है, नीचे वाला असामान्य है, तो आई का वैल्यू तुम कैसे पुट करोगे, आई का वैल्यू अगर मान लो, अब देखो तुमको आई का वैल्यू क्या बोला, छोटा होगा, छोटा कब होगा, ऊपर 100 है, नीचे वाला वैल्यू तुम कर दो क्या, 105 कर दो, बड़ा कर दो। इसका जब भी तुम वैल्यू लाओगे तो क्या होगा, ये हमेशा 1 से कहीं ना कहीं क्या होगा सर, छोटा होगा, इसका वैल्यू 1 से हमेशा क्या हो जाएगा सर, छोटा हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो वही यहाँ पे कह रहा है क्या, कि सामान्य मूलर द्रव्यमान इज लेस देन असामान्य, असामान्य मूलर द्रव्यमान बड़ा है सामान्य से, उस केस में यहाँ पे क्या होगा, संयोजन, संयोजन में तो अलग अलग पार्टिकल मिलकर के एक बन गया। देखो यहाँ था है क्या, यहाँ है ये कि दो, मान लो क्या यहाँ पे, कि 2a, ए यहाँ पे 2 बार, ए यहाँ पे 2 बार, दोनों को मिला करके हम एक बार बना दिए A2, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे ये 100 था, ठीक है, और दोनों को मिला दी, एक के साथ जोड़ा बना दिया, कितना बन गया 50, ये तो बना। तो मान लो यहाँ पे 1 था और ये शुरुआत में 0 होगा, बाद में मान लो यहाँ पे अल्फा टूटा, जो टूटा होगा उसका आधा, 100 का आधा बना 50, तो अल्फा का आधा क्या होगा, अल्फा बाय 2, बात समझ रहे हो। संयोजित होने का मतलब जितना उतना एक दूसरे में मिल गया, तो जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जितना यहाँ बेस में होगा वही डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा है क्या, कि अगर 2a कोई पार्टिकल है, बाद में संयोजित होकर के A2 बना रहा है, द्विलक बना रहा है, इसको बोलते हैं द्विलक, डाइमर, ठीक है, द्विलक होना, ठीक है, डाइमराइज होना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ सर, अगर मान लो शुरुआत में ये 1 मोल है तो ये 0 होगा बनने से पहले, बाद में ये 1 में अल्फा गया, ये टूट के क्या बनेगा सर, अल्फा बाय 2, क्या होगा सर, अल्फा बाय 2। तो आई का वैल्यू क्या होगा सर, देखो आई बराबर होगा क्या, वियोजन के बाद की मोलों की संख्या, ठीक है, वियोजन के बाद की मोलों की संख्या, ठीक है, बटे क्या, वियोजन के पहले की मोलों की संख्या,
ठीक है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या हो सकता है, 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। माइनस अल्फा में प्लस अल्फा बाई क्या, अल्फा बाई 2, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हो, है ना। ठीक है, तो आई बराबर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2, क्या वियोजन की स्थिति में अगर ये डायमर है तब ये अगर ये डायमर की जगह ट्राइमर होता तो सर, ट्राइमर होता तो क्या करते, ट्राइमर होता तो कुछ और भी करते, क्या करते देखो, मान लो यहाँ पे क्या एक जगह पे 3 है, मिल करके क्या बनाया सर, 3 है तो ये मिल के बनाएगा क्या, देखो ऐसे A3। तो वियोजन के बाद देखो, वियोजन से पहले, सॉरी संयोजन से पहले, वियोजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे संयोजन हो रहा है, वियोजन अगर हम लिखे तो गलती है, संयोजन, ठीक है, ठीक है। संयोजन से पहले, ठीक है, क्या सर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो 1 मोल है ये, ठीक है, इधर क्या 0। अब देखो संयोजन के बाद, ठीक है, संयोजन के, मान लो कि इसमें अल्फा टूटा, इसमें कुछ अमाउंट टूटा, जो अमाउंट टूटा होगा बेटा वही तो बना होगा। मान लो यहाँ पे 3 ठो था, मिलकर के एगो बन गया, यहाँ 3 kg था मिलकर के 1 kg, यहाँ पे अल्फा बना तो अल्फा का 3 गुना कम, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अल्फा बाय 3, यही तो होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो इसी को हमने लिखा है यहाँ पे क्या, देखो यहाँ से क्या, कि आई बराबर संयोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, ठीक है, संयोजन के बाद कुल मोलों की संख्या बटे क्या, संयोजन के पहले की कुल मोलों की संख्या, ठीक है। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, ठीक है, बाय 1, ठीक है। आई बराबर क्या, 1 माइनस 2/3 अल्फा, ठीक है। ठीक है, 2/3 अल्फा, क्लियर माय पॉइंट,
क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे चलो। ये हुआ संयोजन और वियोजन की कुल मोलों की संख्या, ठीक है। अगर तुमको इसको समझना है कि कोई एग्जाम्पल के फॉर्म में, देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में भी इसको समझ सकते हो क्या। अगर हम बोले क्या, दो नाइट्रोजन का अलग अलग मॉलिक्यूल, ठीक है, मिलाने के बाद क्या बनेगा सर, N2 बन जाएगा, ठीक है। तो मिलाने से पहले मानो क्या, संयोजन से पहले ये 1 मोल है, तो संयोजन के बाद क्या होगा सर, 0। अरे संयोजन से पहले जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तब का बात करना, ठीक है। अब संयोजन के बाद, संयोजन के, ये है क्या सर, मान लो कुछ अमाउंट यहां से ब्रेक हुआ होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो ब्रेक होगा वही तो बना होगा, और जो यहाँ 2 था 1 बना, तो जो अल्फा टूटा अल्फा बाय, तो जितना था उसका आधा बन रहा है, तो आधा से डिवाइड, तो आई बराबर क्या हो, टूटने के बाद की मोलों की संख्या 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय क्या 1, यानी कि आई बराबर क्या हो, आई बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना? चलो, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये आई का जो वैल्यू तुम अभी फाइंड आउट की, अभी हमने क्या बताया, आई का वैल्यू निकालना सीख गए, क्योंकि वॉन्ट ऑफ गुणांक आया था कब, जब एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था, उसको मैच कराने के लिए ही आई को हम लोग समझे, आई को ही हम लोग निकालने सीखे। अब इस आई को हम लोग कहां पे इंट्रोड्यूस करा देंगे, जहां जहां पे मोलर द्रव्यमान हमें निकालना था। अब सवाल ये है सर, मोलर द्रव्यमान कहाँ निकाल रहे थे, बेटा मोलर द्रव्यमान हम प्रत्येक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रत्येक अनुसंख्य गुणधर्म के अंदर निकाल रहे थे, तो इसीलिए इस आई को हम प्रत्येक अनुसंख्य गुणधर्म वाले फॉर्मूला के अंदर फिट कर दिए। देखो यहाँ पहला फॉर्मूला क्या है, वाक दाब में आपेक्षिक अवनमन का, कि डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। व्हाट इज एक्स बी, एक्स बी सॉल्यूट का मोलर द्रव्यमान, आई इंट्रोड्यूस करा दिया गया, वांट ऑफ फैक्टर। दूसरा देखो क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था, आई इंटू के, आई डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, एम के जगह पे केबी के बगल में आई इंट्रोड्यूस किया गया, क्या वांट ऑफ गुणांक। उस तरह हिमांक बिंदु में अवनमन जो है वहां पे भी क्या एक लाया गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। उस तरह प्रासरण दाब में भी लाया गया बेटा क्या, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, और आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक। और ये सबके केस में आई 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 को लाया गया है। क्लियर माय पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, अब इन सभी बातों को अच्छे से पहले नोट करो, ठीक है। हमने लिखा है कि विलय के विलयन में संयोजित या वियोजित के लिए अनुसंख्य गुणधर्म का ये संशोधित समीकरण है। कैसा समीकरण है सर, संशोधित समीकरण है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना? चलो, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब BaCl2 के विलयन के लिए वांट ऑफ गुणांक 2.47 है, तो नमक के वियोजन का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, देखो ठीक है। जी
0 0, ठीक है। 1 माइनस क्या देगा अल्फा, यहाँ पे क्या बनेगा सर अल्फा, और यहाँ पे क्या 2 अल्फा, यही तो होगा। बोलता है विलियन के लिए वांट ऑफ गुणांक आई का वैल्यू दिया हुआ है। देखो आई बराबर क्या था फॉर्मूला याद करो, आई बराबर हम फॉर्मूला पढ़ाए थे क्या, आई बराबर वियोजित या संयोजित 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये अल्फा अल्फा कैंसिल डिवाइड बाय 1। आई का वैल्यू क्या दिया है, आई का वैल्यू 2.74 डिवाइड बाय क्या 1 प्लस 2 अल्फा, ये जो 1 है इधर आएगा तो क्या होगा 2.74 माइनस 1 बराबर 2 अल्फा, क्या आएगा सर 1.74, ठीक है। बराबर क्या 2 अल्फा, अल्फा बराबर क्या होगा सर 1.74 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा सर, देखो यहाँ अल्फा बराबर आ जाएगा क्या 14 का 7 और 16 का 8, 87, 2.0.87, ठीक है। क्या आएगा अल्फा का वैल्यू सर 0.87, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना था, एट्टी 87%, ठीक है। ठीक है 87%, ठीक है। तो 87% कौन सा नंबर है सर बी नंबर, ठीक है। ठीक है क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है सर, आगे है यदि जल का प्रासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पे 0.75 वायुमंडल है तो 2.5 लीटर जल का घुले CaCl2 में आई की मात्रा की गणना करें। देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, कहाँ का बुक क्वेश्चन है सर, देखो यहाँ बोला कि यदि जल का प्रासरण दाब क्या दिया मतलब पाई दिया हुआ है क्वेश्चन में सीधा सीधा, सॉल्व बोलता है यहाँ पे पाई प्रासरण दाब दिया कितना 0.75 एटीएम, ठीक है। बोलता है 2.5 लीटर जल यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, बोलता है घुले हुए CaCl2 की मात्रा परिकलित कीजिए, मतलब MB जो है वो निकालना है वाट, ठीक है। बात समझ रहे हो, तो यहाँ पे देखो कुल मिला के क्वेश्चन दिया क्या पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, टेम्परेचर T इक्वल टू कितना दिया सर, T बराबर दिया हुआ यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना हो जाएगा 300 कैलोरी, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है क्या, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है क्या कि सर CaCl2 है, ये है जल, दोनों को मिलाने से बन रहा है एक विलियन, ठीक है। अब यहाँ पे परासरण दाब वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो परासरण दाब से क्या होता है, परासरण दाब, ठीक है।
आई इक्वल टू क्या, आई इंटू सी आर टी, ये होता है। ठीक है, देखो पाई आई, ठीक है। सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी डिवाइड बाय क्या, बी एस आर इंटू टी। ठीक है, डब्ल्यू बी वेट कितना दिया, वेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मात्रा प्रकलित करना है तो ये सी एस सी एल टू का वेट नहीं दिया, मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे सी एस सी एल टू का क्या, देखो एम बी सी ए सी एल टू, क्या होगा कैल्शियम का, कैल्शियम का होता है 40 प्लस 35.5 गुने 2 बराबर कितना होगा, 40 प्लस 71, ठीक है। 35 गुना 70 71 कितना होगा सर, 70 40 110 111 ग्राम, ठीक है। डब्ल्यू बी बराबर वाट, ठीक है। चलो हमको डब्ल्यू बी निकालना है, ठीक है। देखो तो पाई इंटू वी एस इंटू आई इंटू डब्ल्यू बी बी बाय एम बी इंटू आर इंटू टी, यही तो है, ठीक है। तो डब्ल्यू बी निकालना है, बाकी बात सारा वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या क्या जाएगा सर, देखो पाई क्या 0.75, वी एस 2.5 लीटर, ठीक है। आई का वैल्यू कितना दिया सर, आई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना 2.47, ये पुट कर दो, डब्ल्यू बी ये निकालना है, एम बी कितना 111 गुने आर, आर का वैल्यू क्या था 0.821 गुने 300, हमें निकालना है डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी को अगर हम ऐसे रखें और सारा वैल्यू उधर लेते हैं, क्या आएगा सर, इस वाला वैल्यू को उधर लिख रहे हैं, इधर वाला वैल्यू को इधर लिख रहे हैं, ठीक है। 0.75 गुने 2.5 गुने 111 डिवाइड बाय क्या 2.47 गुने 0.0821 गुने 300, ठीक है। इतना को गुना भागा मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा कितना आएगा सर, 3.42 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू बी ये मैंने सीधा कैलकुलेट कर दिया, यही आंसर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या था, क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हारा वांट ऑफ फैक्टर आई दिया हुआ था, वो इसका प्रासरण दाब दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, इसका मोलर मास निकालना है, मात्रा प्रकलित करने बोला, इसको डब्ल्यू पी कहते हैं, यही निकालना है, ठीक है। बात समझ रही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, ठीक है। वही दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और क्या है सर, एक और क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, बोलता है 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 का 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का प्रासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो गया है। पूर्णतः वियोजित होने का मतलब है कि एक भी आयन बचा हुआ नहीं है, आई बराबर क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 1, ठीक है। बात समझ रहे हैं, 100% डिसोसिएट हो गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को बनाओ कैसे, देखो K2SO4 प्लस किसमें घोलने पर, जल में, बनेगा क्या विलियन, ठीक है। बोलता है यहाँ पे 25, इसका वेट कितना दिया, डब्ल्यू बी बराबर 25 मिलीग्राम, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया सर, वी एस
BS दिया हुआ 2 लीटर, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात करना, पाई ज्ञात करना, पाई इक्वल टू वाट, ठीक है। टेम्परेचर T इक्वल टू कितना दिया, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 300 से 298 केल्विन, ठीक है। आई बराबर 1 दिया हुआ पूरा वियोजित हो जाएगा। तो अब 25 मिलीग्राम को 25 मिलीग्राम को बदल दो किसमें, इसको 25 मिलीग्राम को इधर देखो, नीचे छोड़ो यहाँ जगह, ग्राम में इसको 1000 से भागा देंगे, मिलीग्राम को 0.0025, ठीक है, 0.025 ग्राम, ठीक है, समझ रहे हो। अब आई का वैल्यू अगर निकालना हो तो आई का वैल्यू अलग से इसको निकाल लेते हैं, क्या होगा सर, दूसरा देखो क्या, मूलर मास निकालना है किसका, K2SO4 का, क्या निकलेगा सर, देखो 2 गुने पोटासियम कितना होता है 38, पोटासियम कितना होता है सर 39, ठीक है, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 4, ठीक है, 239 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 जोड़ेंगे कितना होगा सर 174 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो K2SO4 को ब्रेक डाउन करो तो किसमें टूटेगा सर, 2 पोटासियम प्लस चाहे प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो आई का वैल्यू यहाँ कैसे निकालोगे, देखो मान लो कि ये शुरू में 1 था, ये 0 0, अब बोल रहा है कि पूर्णतः टूट गया, 1 में 1 टूट गया, पूर्णतः मतलब पूरा पूरा टूट गया, तो जो टूटेगा वही बनेगा, तो 2 गुने 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी 1 टूटा, पूर्णतः टूटने का मतलब है 100% डिसोसिएट कर गया, ठीक है। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, पूरा टूट गया, तो नीचे 1 काटो, 1 1 कैंसिल हो गया, आई बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3, ठीक है, आई बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। अब देखो पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ये तो निकालना है, देखो आई, ठीक है, क्या डब्ल्यू बी बाय एम बी, ठीक है, इंटू 1 बाय वी एस आर इंटू क्या टी, देखो आई का वैल्यू कितना दिया सर 3, ठीक है, और डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना 0.025, नीचे एम बी कितना, एम बी यहाँ पे कितना आया था अभी देखो 174, ठीक है, 1 बाय 2 इंटू 0.0821 गुने टेम्परेचर 298 कैलोरी, ठीक है, इतना को डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू खुद से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इसका वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है, बात समझ रहे मेरी। चलिए ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो दिए हुए एमसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर में इसको बना लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा एमसीईआरटी के सॉल्यूशन से, मतलब ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्वेश्चन में है, ठीक, एग्जाम्पल से है, तो इसको डू सेल्फ, इसको खुद से कर लो एनसीईआरटी बुक देख करके, ठीक है, वहां पे तुमको ये आंसर मिल जाएगा। और एनसीईआरटी बुक में जितना भी क्वेश्चन है सारे को बना लो, ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो अच्छे से क्लास नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर तुम नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यहाँ पे जितने भी केमिस्ट्री हैं वो सारे केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है क्लास 12 का, ठीक है, सोल्यूशन से, है ना, विलियन हो गया, वैद्युत रसायन हो गया,
रासायनिक बल गतिकी हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक से ऑर्गेनिक तक सारे चैप्टर 1 बाय 1 प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना करके अपलोड किया जाएगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो प्लीज पूरा का पूरा यहाँ से पढ़ सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी।